Next part is the frequency polygon. Now what is a frequency polygon? Let's check. यहाँ पर हमने एक डेटा दिया हुआ है again 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे हमारे क्लास इंटरवल्स चल रहे हैं and the number of students we have 5, 10, 15, 20, 12, 8 and 5. Now check कि frequency polygon कैसे बनता है. Any differences? Yeah. It is basic is a histogram. जो आपने अभी एक हिस्टोग्राम पढ़ा, बेसिक हमारे पास जो डायग्राम है वो एक हिस्टोग्राम का ही है. तो हम वही हिस्टोग्राम यहाँ पर बनाएंगे, बट हम अलग क्या करेंगे कि इस हिस्टोग्राम के हर रेक्टेंगल बार के पॉइंट को, मिड पॉइंट को हम मार्क करेंगे एंड देन उन सारे मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करेंगे. वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये आपको एक्स एक्सिस से टच करना है, राइट? ये आपका पूरा कंप्लीटली एक्स एक्सिस से टच होना चाहिए क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉलीगॉन. वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉलीगॉन एंड व्हाट इज अ पॉलीगॉन? अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर, है ना? आप जो भी डायग्राम बनाओ वो एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए. आप कुछ भी ड्रॉ करें, आप एक हेक्सागन टाइप का कुछ बना रहे हो, आप इस तरह का कुछ भी बना रहे हो, जब ये कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं होगा तब तक वो पॉलीगॉन की कैटेगरी में नहीं जाएगा. So you have to join all the midpoints of the histogram bar and it has to be touched with the x-axis also. So आप इस तरह से इसको completely x-axis से touch करके बनाओगे. ठीक है? Simple है. आपको जस्ट जैसे हमने एक बेसिक हिस्टोग्राम बनाया वैसे बनाना है और फिर हर एक हिस्टोग्राम बार के मिड पॉइंट्स को मार्क करना है एंड देन यू हैव टू जॉइन दीज पॉइंट्स using a scale. You have to use a ruler, a scale for this, right? आप एक scale से इसको join करोगे. Next is frequency curve. Now what is a frequency curve? यहाँ पे देखो अगेन हमें एक डेटा दिया हुआ है 0, 10, 10, 20, 20, 30. This is a class interval and the number of students 6, 10, 22, 12, 8 and 4 and this is our frequency curve. Now अभी क्या दिख रहा है? ये समवॉट सेम लग रहा है जो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पढ़ा एंड कर्व में पढ़ा. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस इज कि अगेन आप यहाँ पर यही वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, मिड वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे यहाँ पर भी अगेन, बट यहाँ पर जो अब आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे वो सारे मिड पॉइंट्स आपके फ्री हैंड ज्वाइन होने चाहिए. मैंने लास्ट वाले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे क्या कहा? यू हैव टू यूज अ स्केल, यू हैव टू यूज अ रूलर फॉर दैट. बट आप यहाँ पर क्या करोगे? फ्री हैंड ज्वाइन करोगे. अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये आपका एक्स एक्सिस से टच होना चाहिए क्योंकि हम कर्व की बात करें तो ये आप कंप्लीटली यहाँ से टच करके बनाओगे, बट आप इसको कुछ ऐसे फ्री हैंड तरह से भी ले जाके ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है? दिस इज हाउ योर फ्रीक्वेंसी कर्व विल लुक लाइक. अंडरस्टूड? प्रीटी इजी. अगेन आपको हिस्टोग्राम बनाना ही है, मिड पॉइंट्स को मार्क करना है और उसके बाद वो सारे मिड पॉइंट्स को एक फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करना है. Talking about the basic difference between frequency polygon and frequency curve, already I have told you that frequency curve and polygon are drawn by joining the midpoints of the rectangle of a histogram. But in case of a polygon, the points are joined using a foot rule, whereas in the case of frequency curve, the points are joined freehand, right? तो आप अगर एक कर्व की तरह देखोगे, अगर मैं यहाँ पे आपको एक स्मॉल एग्जाम्पल की तरह बना के दिखाऊं, तो अगर आपका ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम भी जोड़ा, अगर आपके कर्व की बात हो रही है, तो अगर आपका पॉलीगॉन है तो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस एंड इफ अगर आपका यही कर्व है तो दिस विल लुक लाइक दिस, राइट? सो हियर यू कैन डिटरमाइन कि दिस इज योर पॉलीगॉन, so it's pretty clear क्योंकि ये स्केल से ज्वाइन होगा and this is how your curve will look because ये फ्री हैंड ड्रॉ होगा. okay, topic which we are going to study is ogive. Now what is ogive? ogive होते हैं हमारे frequency curve. हमने frequency curve के सबसे लास्ट पार्ट में देखा ना कि ogive बनाना है हमें और किस तरह से बनाना है. एक बार ogive बनेगा less than सीरीज के लिए, एक बार बनेगा more than सीरीज के लिए. So let's check हम इसे कैसे करेंगे. This is our question, right? Marks और the number of students दिया हुआ है. ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक बार कंटिन्यूअस सीरीज दी है और उसके
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे फ्रीक्वेंसी दी है. नाउ वी आर कन्वर्टिंग द सीरीज वंस इन लेस देन फॉर्मेट एंड सेकेंड टाइम एज इन मोर देन सीरीज फॉर्मेट. ये लेस देन एंड मोर देन का कन्वर्जन हमने ऑलरेडी एक बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में क्लियरली स्टडी किया हुआ है. जस्ट अ स्मॉल रिकैप ऑफ इट अगेन. जब भी आप लेस देन सीरीज को चेक करोगे तो आपको उसे हर सीरीज की अपर लिमिट को लेकर बनाना है, लाइक लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लाइक सो ऑन. लेस देन फ्रीक्वेंसी में बेसिकली दीज आर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, राइट. हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे हैं. सो क्यूमुलेटिव लेस देन में यू एड ऑन गोइंग डाउन. आप 3 है, 3 में 10 प्लस करोगे, फिर 10 इसका जो आया 13, इस 13 में आप 20 प्लस करोगे, फिर 33 में आप 30 प्लस करोगे, देन 63 में आप 20 प्लस करोगे, देन 83 में यू प्लस 9, देन 92 में यू ऐड 5 एंड देन 97 में यू ऐड 3, राइट. सो दिस इस तरह से हमारी क्या बनेगी, लेस देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनेगी. सिमिलरली जब हम मोर देन में कन्वर्ट करेंगे तो अब हम हर सीरीज की लोअर लिमिट को लेके चलेंगे. दैट इज मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, लाइक दिस. एंड हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सीरीज के टोटल से, दैट इज 100, एंड वी कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग. नाउ लेस देन में वी विल कीप ऑन एडिंग द सीरीज एंड more than में we'll keep on subtracting. So 100, then 100 minus 3, 97, then 90 minus 10, 87, then 87 minus 20, 67, then 30 minus 37, then minus 20, 17, then minus 9, 8, and then minus 5, 3, right. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारी मोर देन सीरीज को कन्वर्ट करेंगे. क्रॉस चेक करना है कि हमने कन्वर्जन सही किया या नहीं किया. तो इसका चेक ये है कि आपकी इस वाली सीरीज का जो टोटल आएगा, दैट इज सिग्मा एफ, जो आपका है वो आपका हमेशा इक्वल होता है लेस देन की लास्ट वैल्यू के बराबर. आप इसको अगर ऐसे टोटल करके देखो तो आपका 100 ही आएगा और आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू भी 100 ही है. अगेन जब आप मोर देन को चेक करना चाहोगे तो यूल स्टार्ट विद 100, क्योंकि हमें टोटल से शुरू करना होता है, और इसकी जो लास्ट वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम एज द लास्ट वैल्यू ऑफ योर बेसिक फ्रीक्वेंसी. तो ये आपका क्रॉस चेक है. क्यूमुलेटिव लेस देन आपको चेक करना है तो उसका लास्ट वैल्यू का टोटल, लास्ट वैल्यू जो आई है वो आपके टोटल के बराबर होगी. और अगर आपको मोर देन चेक करना है तो उसकी लास्ट वैल्यू आपकी बेसिक फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू के बराबर होगी. तो अगर आपका ये वैल्यू इक्वल आ रही है तो इसका मतलब आपने कन्वर्जन करेक्ट किया है. नाउ लेट्स चेक कि अब हम इसे प्लॉट कैसे करेंगे. हमें क्या प्लॉट करना है, हम ये वाली फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करने वाले हैं, ये लेस देन और ये मोर देन. इस वाली फ्रीक्वेंसी को प्लॉट नहीं करेंगे, हमने कैलकुलेट किया है. सो दिस विल बी आवर लेस देन फ्रीक्वेंसी एंड दिस विल बी दी मोर देन फ्रीक्वेंसी. दिस इज द लेस देन ऑक्टेव. हमने लेस देन में ऐसे ही करा था, 3, 13, 23 इस तरह से वैल्यूज बढ़ रही थी. मोर देन में 100, 97 ऐसे जा रहा था. दिस इज योर लेस देन ऑक्टेव एंड दिस इज योर मोर देन ऑक्टेव. ना लेस देन एंड मोर देन ऑक्टेव, राइट. प्रीटी क्लियर. हमने जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाई है हम उन क्यूमुलेटिव के पॉइंट्स को मार्क करते जाएंगे. यहाँ पर हर एक पॉइंट पे देखो, दिस इज, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये सब पॉइंट्स है यहाँ पर. और इस तरह से आप इन पॉइंट्स के बाद में फाइनली इन्हें ज्वाइन कर दोगे एंड यू विल गेट अ ग्राफ. इन दोनों ग्राफ्स को हम ऐसे अलग अलग भी शो कर सकते हैं, जैसे हमने बनाया है लेस देन एंड मोर देन की तरह. इन ग्राफ्स को हम एक साथ में भी शो कर सकते हैं. दिस इज योर लेस देन एंड मोर देन साथ साथ, है ना. ये वाला लेस देन है, ऑरेंज कलर वाला इज योर लेस देन ग्राफ एंड दी येलो कलर वन इज योर मोर देन ग्राफ. एंड अगेन न्यू थिंग इन दिस कि आपके लेस देन एंड मोर देन ग्राफ्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस इंटरसेक्शन पॉइंट से व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन ऑन योर एक्स एक्सिस देन दिस विल गिव द मीडियन ऑफ द सीरीज. यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमारी सीरीज का मीडियन मिलेगा. हिस्टोग्राम पे जब हम क्रॉस करके एक्स एक्सिस ड्रॉ करके लेकर आ रहे थे लाइन, तो वी वर गेटिंग द मोड ऑफ द सीरीज. अगर हम ऑब्जेक्ट से ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मीडियन ऑफ द सीरीज मिलेगा. ओके. See, the intersection point of less than and more than octave gives the median of the series. So now we are going to start with the time series of one variable.
तो बेसिकली टाइम सीरीज आर दोज जहां पर हम टाइम के बेसिस पर डेटा का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अभी तक हमने जितने भी डेटा रिप्रेजेंटेशन करे उनमें कहीं ना कहीं हमारे पास बेसिक सीरीज थी, कंटिन्यूस सीरीज थी, या फिर हमारे पास लेस दैन मोर देन सीरीज थी। बट अब हम उन सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो कि टाइम बेसिस पर डिफाइंड है। इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स, कैन बी बेसिस ऑफ मंथ, quarters, week, days, anything which is related to time period. Okay, so let's check. See, यहाँ पर आपको years दिए हुए हैं and उनके profits दिए हैं like 2008, 9, 10, 11, 12 and the profits are given as 50, 62, 65, 55 and 70. So let's check कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। X एक्सिस पे हमने क्या रखा, हमारे years रख दिए, y एक्सिस पे हमने रख दिया पूरा प्रॉफिट, एंड यू कैन चेक हियर अगेन आपको क्या दिया हुआ है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यू कैन कीप ऑन रिवाइजिंग द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, कि आपने पहले जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा अगर आपको भी आगे भी वो दिख रहा है, यू कैन कीप अ चेक कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आके अप्लाई हुआ था। तो देखो ये ग्राफ कैसे बन रहा है, ये 50, ये 62, 65, 55 एंड 70। व्हाट वी हैव डन, यहाँ पर जस्ट एक लाइन के बेसिस पर हम प्रॉफिट्स को डिफाइन कर रहे हैं। इस तरह से हम क्या बनाएंगे, टाइम सीरीज के ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हमने देखो यहाँ पे हर एक जगह पर एक एक पॉइंट है ये, और इन पॉइंट्स को मार्क किया एंड देन उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और हमारे क्या बन गई, टाइम सीरीज कन्वर्ट हो। नेक्स्ट इज टाइम सीरीज ऑफ टू वेरिएबल्स। यही टाइम सीरीज अगर हमें दो वेरिएबल्स पर बनानी होगी तो हम वो कैसे बनाएंगे। Again, यहाँ पर we have given the years 2008, 9, 10, 11, 12 and 13 and we have given the production of wheat and production of rice. हाँ, तो अब हमें इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे रिप्रेजेंट यहाँ पर भी कर सकते हैं। दिस इज आवर टाइम सीरीज, राइस का प्रोडक्शन, व्हीट का प्रोडक्शन। देखो क्लियर है, ये हम यही सारी वैल्यूज को हमने उठाया है और यहाँ पर हमने एक एक पॉइंट मार्क करते गए और उस पॉइंट पे हम डेटा को ड्रॉ करते गए। ऐसे इस तरह से हम पॉइंट्स मार्क करेंगे और डेटा को ड्रॉ करेंगे। इट्स वेरी इजी टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द टाइम सीरीज फॉर्मेट व्हेन वी हैव गिवन द डेटा ऑफ ह्यूज ईयर्स। अभी यहाँ पर तो वी हैव टेकन जस्ट few like 6 years data, but when we have to compare it with last 10 years data, last 20 years data, last 50 years data पे अगर हमें comparison करना होगा, so वहां पर time series is the best way for comparing between the two variables, right? Next, again here are some homework questions for you. First, state the main objectives of presentation of data. Give any two advantages and disadvantages of textual presentation of data. Give the features of a good diagrammatic presentation. What are the disadvantages of diagrammatic presentation of data? These questions you have to do. You can answer it in the comment section or else you can mail me. My mail ID is this, kanishka.mishra@mmis.ac.in. Okay, so you can also write the answers in your copy. You can write it down and can click the photographs. You can use Cam Scanner app or any of the app which you are having in your phone or in your systems. You can click those pictures and can send me in my mail ID. I'll check and revert you back आपके question के answer सही है या नहीं है. Okay. Again, there are some few more questions. Question number 5, यहाँ पे you have to represent the data by an appropriate bar diagram, and this you have to construct a histogram, a frequency polygon, a frequency curve, and the ogive as well. यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आपको ये सारे डायग्राम्स बनाने हैं. Again, you have to do it. Click the photographs of your copies and send me on my mail ID. I've already told my mail ID, that is kanishka.mishra@mmis.ac.in. Okay, so revert me back with your answers and check कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो आपको क्लियरली समझ में आए, because from now onwards we'll be moving more ahead.
the study will go more complex क्योंकि already we have done with the presentation. Now we'll go with the analysis part. So अब हम analysis जब start करेंगे तो चीजें काफी complicated हो जाएंगी. So make sure you keep on studying, keep on solving the questions. These are just the few questions for your practice. Else you can refer any of the books for this. You can take VKOD, you can take the Dinesh Publications book, you can go with the Saraswati Publications book, or you can simply Google out some more questions for your practice, right? So keep on practicing, keep on solving questions, and if you have any doubts, just comment down below, or if you want some more videos, so just go and subscribe the channel so that you will get the notifications for each upcoming videos. I'll be posting videos continuously for the economics and for the BST as well. Till then, have a good day, keep studying, keep practicing. Bye bye.